अब देखो यहाँ पर जो फॉसिल्स बनते हैं, है ना, तो फॉसिल्स किन किन चीजों में प्रिजर्व रहते हैं, कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिनमें फॉसिल्स प्रिजर्व रहते हैं, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें फॉसिल्स प्रिजर्व रहते हैं, है ना। तो नोट कर लो, द मीडिया इन विच, पॉइंट के फॉर्म में नोट करना, द मीडिया इन विच द फॉसिल्स अकर include, the media in which fossils occur include sedimentary rock, पहली चीज हो गई sedimentary rock, comma amber, AMBER, asphalt, volcanic ash, ice, peat bogs, sand and mud, देखो ये जो अंबर होता है ना, ये ग्लास लाइक सब्सटेंस होता है, और जो कोनिफर्स जो होते हैं ना, ट्रीज होते हैं, कोनिफेरस ट्रीज होते हैं, उनके रेजिन से फॉर्म होता है अंबर जो होता है, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका एस्फॉल्ट। एस्फॉल्ट क्या होता है, ये टार के जैसा होता है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये होता है, ठीक है। तो उससे बनता है, जैसे चारकोल टाइप का होता है ना, वैसा सब्सटेंस होता है, ठीक। तो ये इनमें फॉसिल्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। और तो अब आ जाते हैं मिसिंग लिंक्स। अच्छा, अंबर, मिसिंग लिंक, मिसिंग लिंक पे आ जाते हैं। अब मिसिंग लिंक में नोट करेंगे, द फॉसिल्स ऑर्गेनिज्म, which show character of different group animal, the fossil organism which shows character of two different groups of animal called missing link, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए और आपने देखा भी होगा, है ना। मैं आपको डायग्राम ही उसका दिखा देता हूँ, जो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफी का। तो ऐसा माना जाता है डिफरेंट एनिमल्स आर कॉल्ड मिसिंग लिंक। अब देखो ये जो आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका है ना, ये ऐसी कोई बर्ड हुआ करती थी, अब ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि ये एप्स और रेप्टाइल्स के बीच का कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके जो रेलिक्स मिले हैं, रॉक से इसके फॉसिल्स मिले हैं। अब देखो बता सकते हो नीचे कौन सा प्लांट है, कौन सा प्लांट है? लिविंग फॉसिल्स इन जिम्नोस्पर्म, कौन बताएगा? हु इज गोइंग टू टेल मी, कौन बताएगा भाई? सर लिविंग फॉसिल तो याद है, लेकिन भूल गए नाम क्या था। लिविंग फॉसिल्स बेटा जिम्नोस्पर्म में किसको कहते हैं, ये बताओ। ये चलो मैं बता देता हूं, हमने जिम्नोस्पर्म को 4 क्लासेस में डिवाइड किया, मैत्री, आमना, आमना बताओ भाई। सर एकदम से दिमाग से निकल गया नाम। हाँ सही है दिमाग से कैसे निकल जाता है? साइकस भैया ये कहाँ से हमको साइकस दिखाई दे रहा है, ये बताओ। साइकस खजूर की तरह दिखता है।
माइनस भी नहीं उसका हो नाम सकता भी है। जी से स्टार्ट होता हाँ था। बिल्कुल, इसका नाम जी से ही स्टार्ट है। सर जिंको। वेरी गुड, गिंगो बाइलोबा, गिंगो बाइलोबा। मैडन फर्न, सॉरी नहीं, ये फैन शेप होता है, इसको फर्न लाइक जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। ये है गिंगो बाइलोबा, है ना। तो फॉसिल माना जाता है गिंगो बाइलोबा में तब से कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। डायनासोर्स कब गायब हुए? ट्रायसिक पीरियड के बाद में डायनासोर धीरे धीरे गायब होने लगे। जुरासिक टाइम पीरियड वाज द गोल्डन एरा फॉर द डायनासोर्स, है ना। ये डायनासोर का ही कोई वो था, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, टूथ बिग, ये रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे बीक में टूथ मौजूद है, तो इसके टीथ तो भाई एप्स में नहीं पाए जाते, तो रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक है। विंग्स क्लॉ, देखो इसके पंजे हैं, ये जो विंग्स है ना, और हमें पता है कि विंग्स क्या होते हैं, दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्स। तो इसके यहाँ पे देखो क्लॉज हैं, पंजे हैं, है ना। और ये तो एवियन कैरेक्टरिस्टिक है, एयर फ्लो विंग्स, है ना। लॉन्ग टेल विद मेनी वर्टिब्री, इसके देखो जो टेल्स होती हैं उनमें वर्टिब्री नहीं होते, यहाँ पे बहुत सारे वर्टिब्री, ये रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक है, और इसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, ठीक है। चलो नोट करो, आर्कियोप्टेरिक्स। अब यहाँ पे लिखने का ऑप्शन नहीं है, तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, है ना, स्पेलिंग। आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, ARCHAEOPTERYX, ARCHAEOPTERYX, लिथोग्राफिका, LITHOGRAPHICA, आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका। लिव्ड इन जुरासिक पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो, लिव्ड इन जुरासिक पीरियड, मैंने आपको बता दिया वो गोल्डन एरा था। लिव्ड इन जुरासिक पीरियड about 180 million years ago, about 180 million years ago, underline 180 million years ago. It shows characteristic of bird and reptile, ठीक है। नोट करिए, एवियन कैरेक्टरिस्टिक, अब ऐसे नोट कर लो, एप्स के क्या थे और इसके क्या थे। एवियन कैरेक्टरिस्टिक, इट possessed feather, कॉमा, राउंडेड क्रेनियम, जहां स्पेलिंग ना समझ बता देना, राउंडेड क्रेनियम with fused bone, rounded cranium with fused bone, comma, jaws modified into beak, jaws modified into beak, ब्रैकेट में लिख लो, have teeth, comma, four limb modified into wings, four limb modified into wings, comma, three finger, comma, four toes, first directed backward, two to four forward, first directed backward, 2 to 4 forward, full stop. Next, reptilian characteristic, सर 2 to 4। 2 to 4 फॉरवर्ड, मतलब 2 से 4 उंगलियां फॉरवर्ड थी और एक पीछे, ऐसे तो होता ना एप्स में, ऐसे, है ना, ऐसे तो वो पर्चिंग करने के लिए, है ना। यस reptilian characters had teeth in jaw, had teeth in jaw, claws on free finger, claws on free finger, full stop, long tail with many vertebrae, ठीक है।
फुल स्टॉप। इट इज, एक और स्टार बना के पॉइंट लिखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिजार्ड बर्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिजार्ड बर्ड, फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इट सजेस्ट द पाथ ऑफ एवोल्यूशन, it suggests the path of evolution of bird from apes, it suggests the path of evolution of bird from reptiles। ठीक है, क्लियर है ना? देखो इसमें फॉसिल्स वाले में मिसिंग लिंक में जितने एग्जांपल है सब पूछे हुए क्वेश्चन, सबसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, यू विल फाइंड क्वेश्चन। अब दूसरा वाला कौन है? दूसरा वाला है इक्थियोस्टेगा, मैं इसकी भी शक्ल आपको दिखा देता हूँ। इक्थियोस्टेगा, देखो ये पाया नहीं जाता, ये ऐसे मतलब एनिमेटेड टाइप का डायग्राम है, ये कैसे इक्थियोस्टेगा। इसकी शक्ल ऐसे कुछ दिखती है भाई साहब। तो स्पेलिंग है इक्थियोस्टेगा, ICHTHYO, ICH, दूसरा है ICHTHYOSTEGA, इक्थियोस्टेगा। It was primitive fossil amphibian, full stop, primitive fossil amphibian, full stop. It is missing link between, it is missing link between, missing link between lizard and, sorry, between fishes and amphibian, missing link between fishes and amphibian, full stop। सो वो Fossil- लंगफिश नहीं कहेंगे? हाँ, लंगफिश के बारे में भी तो बताया जैसा कि वो एम्फिबियंस और फिशेस के बीच में थे। हाँ, लेकिन वो मिसिंग लिंक नहीं ना, वो है, एग्जिस्टिंग लिंक है, ये मिसिंग लिंक है, ये फर्क ओके सर। है ना। हाँ, द फॉसिल date back, the fossil date back to Devonian, late Devonian, sorry, the fossil date back to late Devonian and डेवोनियन की स्पेलिंग late, अच्छा Devonian, DEVONIAN, late Devonian, DEVONIAN and Carboniferous period। और रुकिए भाई साहब, सर एंड के बाद कार्बोनिफेरस पीरियड एंड लेट डेवोनियन या कार्बोनिफेरस, मतलब कि ये पाया जाता रहा होगा लेट डेवोनियन में, कार्बोनिफेरस पीरियड में पाया जाता रहा होगा, ठीक है, राइट। अब ओके सर। ओके, एक स्योमोरिया है, देखते हैं उसकी शक्ल है क्या अपने पास, तो वो भी मैं दिखा दूंगा। स्योमोरिया है क्या? स्योमोरिया एक मिनट दो, स्योमोरिया स्पेलिंग लिखना, अगली हेडिंग है SEYMOURIA, SEYMOURIA, एक बार बोल दिया। ठीक है, SEYMOURIA, स्योमोरिया। ओके सर, थैंक यू। ना, इसकी भी शक्ल मैं आपको दिखा देता हूँ, स्योमोरिया है ये, स्योमोरिया।
तब तक नोट कर लो। इट इज fossil of a reptile. It is fossil of a reptile belongs to Carboniferous period. Belongs to Carboniferous period. Full stop. It is missing link between. It is missing link between amphibian and reptiles. Missing link between amphibian and reptile. ये है ये मोरिया ऐसा दिखाई देता रहा होगा। ठीक है। और सर मिसिंग लिंक और रेप्टाइल के बीच में कैसे हो सकता है सर, क्योंकि रेप्टाइल से एम्फिबियंस ही होते हैं ना? क्या 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 ना 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 एम्फीबियन और रेप्टाइल अलग अलग है भाई। देखो ये क्या है, मैंने आपको बताया था 11th में कि टॉर्टोइस क्या है। टॉर्टोइस रेप्टाइल एम्फिबियन के एम्फीबियन है, रेप्टाइल है, एम्फीबियन नहीं है। पूछो क्यों? क्यों सर? रेप्टाइल्स हमेशा अपने एग वाटर के बाहर देते हैं, याद रखना। अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए, आपको ना समझ में आए कि रेप्टाइल है कि वो है, याद रखना कि हमेशा रेप्टाइल्स अपनी एग लेइंग वाटर के बाहर करते हैं, और हमेशा जो एम्फीबियन होते हैं वाटर के अंदर एग लेइंग करते हैं। अभी क्लियर है? देखो ओके सर। एम्फीबियंस की खास बात क्या है? एम्फीबियन कैन नॉट रिप्रोड्यूस और प्रोपोगेट देयर जनरेशन विदाउट वाटर, है कि नहीं बताओ? यस सर। Reptiles can propagate and they can carry forward their generations out of water as well. लेकिन सर एलिगेटर और क्रोकोडाइल तो वो एम्फिबियंस हैं और वो रेप्टाइल्स भी हैं। नहीं, दोनों ना ना ना, वो एम्फीबियन नहीं, वो रेप्टाइल हैं। उनको आप रेप्टाइल देखो ना, उनको आप रेप्टाइल की कैटेगरी में नहीं रख सकते हो। देखो एम्फीबियंस की कभी स्किन में स्केल नहीं पाए जाएंगे, और रेप्टाइल की स्किन में क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं, पैटर्न होते हैं, है ना? यस सर। तो रेप्टाइल्स आर मोर एडवांस देन एम्फीबियन। रेप्टाइल्स ऊपर वाले ने इसलिए बनाया, नेचर ने इसलिए बनाया ताकि वो जमीन पे जाकर के लाइफ लैंड में आ सके। अच्छा एक बात तो, हम लोग ये कहते हैं ना कि ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, कहते हैं ना? यस सर। क्यों कहते हैं? सर क्योंकि वो बिना पानी के रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। Right, because they cannot reproduce without water, and the same with the amphibian, they cannot reproduce without the water, but reptile can do, है ना? क्रोकोडाइल को रिप्रोडक्शन के लिए वाटर नहीं चाहिए। यस सर। है ना? आपको क्रेल ब्रीडिंग सेंटर उनका वाटर के बाहर हम लोग करवाते हैं। ठीक है? ओके सर। हाँ, तो ये अगर आप बस सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें कभी कंफ्यूजन हो तो ये सोचना कि क्या वो एग लेइंग वाटर में करता है या वाटर के बाहर करता है। अगर वो वाटर के बाहर से करता है तो इसका मतलब है ना, वो रेप्टाइल ही है, एम्फीबियन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है भाई साहब, इनके नाम भी बहुत अजीब अजीब है भाई, मैं लिख देता, स्पीक कर देता हूँ। ये जो फॉसिल्स है इनके नाम बहुत लैटिन में ही है। तो देखो नेक्स्ट है, फोर्थ वन इज LYCAENOPS, लैक्योनॉप्स, है ना? लैक्योनॉप्स नोट कर लो। इट इज कंसीडर्ड द फॉसिल्स बिटवीन, it is considered the fossils between reptile and mammal. So एक बार नाम बोल दीजिए। Lycaenops, 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 LYCAENOPS. So fossil between reptiles and mammals, है ना? रेप्टाइल और मैमल के बीच का भी तो कोई फॉसिल होगा, ये वो है। रुक जाओ जरा, ये भी आपको दिखाई देता हूं मैं। लाइक्योनैप्स, LYC, लाइक्योनैप्स एक
एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कैसे दिखता था, देख ही लो कैसे दिखता रहा होगा कुछ कुछ। ये क्या चीज रही होगी आप ही समझ लो, एक्योनैप्स क्या रहा होगा। खतरनाक कुछ कुछ चीते के जैसे दिखता रहा होगा, अपने अलग अलग कुछ कुछ चीते के जैसा दिखता रहा होगा, कुछ कुछ इसके जैसे दिखता रहा होगा, डायनासोर्स की तरह। देखो ये है लाइकेनोप्स, ठीक है, ऐसा कुछ रहा होगा। ये इमेजिनेशन के बेसिस पे साइंटिस्टों ने बनाया, इसी तरह का कुछ कुछ रहा होगा, ठीक है, लाइकेनोप्स, है ना। और यस सर। एक और लिख लो भाई साहब, प्लांट में टेरिडोस्पर्म, ये तो लिख लोगे क्या, टेरिडोस्पर्म, TTERIDO, TERIDOSPERMS, टेरिडोस्पर्म। तो टेरिडोस्पर्म्स, these are fossil plant, these are fossil plant, they are missing link between, they are missing link between seed plant, they are missing link between seed plant and fern, they are missing link between seed plant and fern. Pteridosperm, हाँ, the seed plant and fern, 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 ठीक है। Pteridosperm had fern-like foliage. Pteridosperm have Pteridosperm have fern-like folios, fern-like folios and Folios. folios, FOLIAGE, folios and seed. ठीक है, मैं इसकी सर आम के बाद क्या बोला? क्या लिखा, fern-like folios and seed, seed मतलब फर्न के जैसे इनकी लीव्स दिखाई देती थी, है, और इनमें सीड भी होते थे, तो ये दोनों के बीच की कोई चीज थी, ऐसा माना जाता है। टेरिडोस्पर्म, अरे रुको मैं दिखा देता हूँ टेरिडोस्पर्म में कैसा दिखता था, ये भी आपको दिखा देता हूँ। टेरिडोस्पर्म शक्ल भी फिर भी ठीक-ठाक है। देखो ये फॉसिल्स के बेसिस पे ड्रॉ किए गए हैं ना, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ये इसी तरह के दिखते हैं, ये साइंटिस्टों का कंक्लूजन है कि ऐसे दिखते हैं, इस तरह के दिखते रहेंगे टेरिडोस्पर्म, क्योंकि ये टेरिडोस्पर्म है ना। इसमें इक्थ्यूस टेगा पूछा हुआ है, सिरोमोरिया पूछा हुआ है ना, टेरिडोस्पर्म तो नहीं पूछा हुआ। और कि आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफी का है तो पुराना क्वेश्चन हो गया, इसके पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं। और मैं आपको बताऊं, कनेक्टिंग लिंक से बहुत ज्यादा मिसिंग लिंक इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा कि नीट के पेपर में ज्यादा जो पूछा गया वो मिसिंग लिंक पूछी है, कनेक्टिंग लिंक बहुत कम पूछी गई है। ठीक भाई, चलो यस सर। ओके। अब एक थ्योरी है रेडिएटिव एडेप्टेशन, है ना, डार्विन फिंचेस के ऊपर। रेडिएटिव एडेप्टेशन का मतलब है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, है ना। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं, है ना। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ रेडिएटिव एडेप्टेशन का। तो जो डार्विन साहब थे बहुत अमीर आदमी थे, सबको पता होगा ना, बहुत अमीर आदमी थे डार्विन साहब। तो यस सर। डार्विन क्यों अमीर आदमी थे? साइंस की हिस्ट्री में दो ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जो सच में अल्ट्रा रिच थे, उनको कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कई बार क्या होता है ना, सम पीपल आर पैशनेट फॉर देयर जॉब्स, ना फॉर देयर वर्क।
तो उसमें एक आइजैक न्यूटन साहब थे, वो इंग्लैंड के रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, उनको भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। दूसरे थे आपके न्यूटन, ये डार्विन साहब। तो डार्विन के पास आप सोचिए उस जमाने में उसका खुद का क्रूज लाइनर शिप था, एमएस बीगल, जिससे उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, गैलापागोस आइलैंड गए और उन्होंने पूरी अपनी रिसर्चेस। तो उनका खुद का सोचिए, आज के ज़माने में भी क्रूज़ लाइनर शिप होना बहुत बड़ी बात होती है। और डार्विन के टाइम पे उस ज़माने पे था, अब आप सोचिए कि वर्ल्ड के कुछ लोगों के पास रहा होगा उसमें क्रूज़ लाइनर। तो डार्विन ने अपने क्रूज़ लाइनर एमएस बीगल, उसका नाम पूछा था, एमएस बीगल नाम था, तो उस पे रह करके उन्होंने उसमें रिसर्च किया। डार्विन गए एक आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड, आप देखेंगे वो आइलैंड आप इस पे नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे पड़ेगा जा करके, और जो वेस्ट इंडीज़ वगैरह जिनको आप कहते हो उन्हीं में से एक ये आइलैंड है, ये वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ आइलैंड है। तो गैलापागोस आइलैंड में उन्होंने जाकर के देखा कि एक चिड़िया थी फिंचेस। उसने देखा कि चिड़िया तो वही है लेकिन सबकी बीक अलग-अलग है। तो डार्विन ने देखा कि आइलैंड के इस तरफ अलग टाइप की बर्ड है, उस टाइप की अलग टाइप की बर्ड है। बोले वो बर्ड का सबका उसका, तो उन्होंने कहा कि एक कॉमन सीड ईटिंग ये ग्राउंड फिंच थी। एक ग्राउंड इसका ये एंसेस्टर है। और इससे क्या हुआ कि कुछ चिड़िया ऐसी थी जो फ्रूट खाती थी। तो ये उनकी बीक इस तरह की हो गई। तो फ्रूट खाते-खाते उनमें एडेप्टेशन हो गया और एडेप्टेशन की वजह से उनकी जो बीक थी वो ऐसी हो गई। जो ट्री फिंचेस थी पेड़ में रहने वाली, है ना? तो उनकी जो उनकी बीक है वो छोटी है ना? फ्रूट खाने वाले की कंपैरिजन में साइज़ में छोटी है लेकिन वो ज़्यादा मजबूत है ना? दूसरे वुड पिकर फिंचेस थी, जो छेद कर सकती थी, उनकी बीक ज़्यादा लंबी हो गई, है ना? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। तो धीरे-धीरे ऐसा ये वेबियर फिंच है ना? जो कि घोंसले बनाती है छोटे-छोटे और क्या छोटे-छोटे सीड्स खाती है। लार्ज कैक्टस ग्राउंड फिंच, जो कैक्टस के बीच में रहने वाली जो फिंच थी उसकी बॉडी अलग हो गई, अडैप्ट हो गई। तो उसने कहा कि ये जो इन सब का कॉमन एंसेस्टर था, लेकिन सबके अलग-अलग एटमॉस्फेयर में, सबके अलग-अलग एनवायरनमेंट में रहने की वजह से, सबकी फीडिंग हैबिट की वजह से इनके बीक में और इनके बॉडी में चेंजेस आया। तो ये सब एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुई हैं। तो इसी को इन्होंने क्या कहा, रेडिएटिव एडेप्टेशन। मतलब एडेप्टेशन होने की वजह से इनमें डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हुआ। यही डार्विन का रेडिएटिव एडेप्टेशन है और यही वो बर्ड है जिस पे डार्विन ने अपना, डार्विन फिंचेस जिसको डार्विन को कहा गया, उसी पे इन्होंने अपना रिसर्च किया। समझ आ गया? यस सर। है ना? यस सर। तो एक कॉमन एंसेस्टर से अलग-अलग टाइप के फिंचेस का एवोल्यूशन हुआ, तो डाइवर्ज हुआ है ना, एंसेस्टर कॉमन है, लेकिन दिखने में बाकी अलग-अलग हो गई। ठीक है? ओके। तो अब बाहर कहानी तो आपको समझ में आ गई, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और मैं लिखवा देता हूँ, पॉइंट्स आपको लिखवा देता हूँ रेडिएटिव एडेप्टेशन के। सर हेडिंग क्या डालनी है? हेडिंग बेटा डाल लो रेडिएटिव एडेप्टेशन, एनसीईआरटी में भी है। या एडेप्टिव रेडिएशन, मैं लिख देता हूँ ADAPTIVE, एडेप्टिव रेडिएशन। और एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या हुआ, एडेप्टेशन की वजह से रेडिएट आउट हो गई, है ना? अलग अलग डायरेक्शन में चला गया। ठीक है? इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत एनसीईआरटी में भी दे रखी है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और नोट करो, चार्ल्स डार्विन founded the theory in 1835 after his voyage after his voyage on his ship HMS Beagle. That the animal of Galapagos Island, the animal of Galapagos Island, animal of Galapagos Island So after resemble, the voyage, huh? After his voyage with HMS Beagle, इनके शिप का नाम था, फुल स्टॉप। He founded that
animals of Galapagos Island resemble with the South American mainland, which is 960 kilometer away. सो अपने आइलैंड के बाद क्या कहा? साउथ अमेरिकन Galapagos Island resemble with those of South American mainland, which is about 960 kilometer, which is about 960 kilometer away from mainland. देखो ऐसा है, ये देखा ना, साउथ अमेरिका का नक्शा देखा ना, ऐसे करके है ना साउथ अमेरिका, ऐसे करके, ये तो है साउथ अमेरिका, है ना? यस सर, यस। साउथ अमेरिका में यहाँ पे जो छोटे छोटे वॉल्केनिक इरप्शन से, हॉट स्पॉट से आइलैंड बने, इन आइलैंड को सबको मिला करके क्रिकेट खेलने के लिए टीम बनी, उसको वेस्ट इंडीज कहते हैं। उसमें से उन्हीं के आसपास यहाँ पे एक आइलैंड, उसको गैलापागोस आइलैंड, ये साउथ अमेरिका से 960 किलोमीटर दूर, ठीक है। यहाँ पर जाकर के अपने ये HMS बीगल से डार्विन साहब ने एक रिसर्च किया, एनालाइज किया, डेटा कलेक्ट किया और अपनी थ्योरी दी रेडिएटिव एडेप्टेशन की। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन उनकी यहीं से ओरिजिनेट हुई। उन्होंने जो बुक लिखी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वो भाई साहब इसी उन्होंने अपने वॉवेस के, अपने है ना सी जो वॉवेस उन्होंने की, उसी के दौरान उन्होंने बुक लिखी, ठीक है। यही डार्विन की पूरी जिंदगी का सबसे मेन रिसर्च है। उन्होंने कहा कि यहाँ के जो एनिमल्स हैं उनमें काफी सिमिलरिटीज हैं। उन्होंने कहा कि पहले ये इसका पार्ट रहा हुआ, बाद में से दूर हो गया, तो धीरे धीरे इनमें एडेप्टेशन हो गया, इसीलिए इनमें चेंजेस आ गए, लेकिन ये सब इनका कॉमन एंसेस्टर सब कहाँ से है? साउथ अमेरिका से है, ठीक है। क्लियर? यस सर। अच्छा, डार्विन जो फिंचेस थी, का नाम लिख लो। द थ्योरी ऑफ रेडिएटिव एडेप्टेशन laid after his study on a bird fringilla, which is found in Galapagos Island. It is now popularly called Darwin finches. इसी को अब डार्विन फिंचेस कहते हैं, ठीक है ना। फ्रिंजिला को ही डार्विन फिंचेस कहते हैं। डार्विन की रिसर्च के बाद इसी को डार्विन फिंचेस कहा जाता है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पता है ना? यस सर। यस सर, एक एंसेस्टर से बहुत सारे। हाँ ठीक है। एक और चीज लिख लो, the marsupian of Australia. सर द के बाद क्या बोला? Marsupian of Australia also shows. सर मार्सुपियल्स होता है ना? हाँ मार्सुपियन, ये देखो लिखा ना, मैं लिखा देता हूँ। मार्सुपियन आते हैं ना उसमें, देखो जो ये है ना एग लेइंग मैमल्स वगैरह, ये सब मार्सुपियंस में आते हैं, है ना। तो मैमल्स के अंदर एक सब ग्रुप है, उसको मार्सुपियन कहा जाता है, ठीक। तो नोट करेंगे, मार्सुपियन ऑफ ऑस्ट्रेलिया differ from each other, ये सब मार्सुपियन है, differ from each other but evolved from a common ancestral stock
evolved from a common ancestral stock. It is also Ancestral. stock. It is also the best example of radiative adaptation. अब ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब मार्सुपियन है और माना जाता है कॉमन एक मोल पेंगोलिन टाइप का कोई एनिमल रहा होगा, उससे इवॉल्व हुए हैं। सर मोल बताया ना आपने? पेंगोलिन, हाँ मोल पेंगोलिन टाइप का कुछ रहा होगा, उसी से इवॉल्व हुए होंगे। तो ठीक है भाई साहब, ये हो गया आपका। और क्या रह रहा है? कन्वर्जेंट आपको पता है ना? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यस सर। ठीक है। और पैरेलल इवोल्यूशन? नहीं सर। नो सर। पैरेलल इवोल्यूशन मतलब दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं, दोनों पैरेलली अलग अलग ग्रो हुए। ठीक है, तो नोट कर लो पैरेलल इवोल्यूशन। it refers to independent development of two animal group of common ancestry living in similar habitat of different continent. Similar habitat of different continent. सर हाँ सर आपने इसका वो क्या बताया था वर्ड? क्या मतलब? मतलब आपने इसका हेडिंग क्या बताया था इस सेंटेंस को? पैरेलल एवोल्यूशन लिखा ना, पैरेलल एवोल्यूशन। आप इसका एग्जांपल लिख लो, प्लेसेंटल वॉल्फ एंड तस्मानियन वॉल्फ। प्लेसेंटल वॉल्फ एंड तस्मानियन वॉल्फ। Tasmanian wolf, placental wolf and Tasmanian wolf. Are closely related as closely related forms found in similar habitat. Closely related forms found in similar habitat but in different continent. Full stop. Placental wolf found in Asia and Tasmanian wolf found in Australia. Full stop. These two animals had common ancestry. They revealed independent development. They revealed independent development of similar structure. देखो मेरी बात को समझो बात।
ऐसा माना जाता है कि वो आपने पढ़ रखा है ना, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना? पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा? बोलो भाई, यस सर। पढ़ रखा है ना? यस सर। तो Yes, ऐसा माना जाता है, ये देखो, ये आपका ये हो गया आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और ये आपका ये हो गया यूके वाला पार्ट हो गया, इंग्लैंड वाला पार्ट हो गया ना, ये सब ऐसे पार्ट हो गए। ये और माना जाता है कि पहले जो ये है ये क्या इसको जॉ लॉक फिट थ्योरी कहते हैं, ये साउथ अमेरिका ये था, ये वाला पार्ट यहाँ पे फिट था। और ऑस्ट्रेलिया माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ से अलग हुआ है, इस वाले पार्ट से अलग हुआ था ऑस्ट्रेलिया, इस वाले पार्ट से, यहाँ से कहीं से अलग हुआ। ऑस्ट्रेलिया यहाँ से अलग हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया वो आप कब की बात कर रहे हैं ना, जब गोंडवाना लैंड से अलग हुआ भाई था भाई सब? राइट गोंडवाना लैंड से जब अलग हुआ था ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो माना जाता है कि दोनों के एंसेस्टर एक यहाँ डेवलप हुआ, एक यहाँ डेवलप हुआ, और दोनों आइलैंड दूर दूर चले गए। इसके बाद दोनों की कंडीशन अलग हो गई, लेकिन दोनों का क्लाइमेटिक कंडीशन एक रह गई, जिसकी वजह से इसमें भी कैरेक्टर डेवलप हुआ, इसमें भी कैरेक्टर, दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग हुआ, है ना, लेकिन दोनों में कैरेक्टर सेम डेवलप हुआ, क्योंकि दोनों का एनवायरमेंट सेम था। ठीक है, दोनों का एनवायरमेंट सेम था और दोनों के एंसेस्टर सेम थे, इसलिए इसको पैरेलल, इससे अलग इवॉल्व हुआ, ये अलग इवॉल्व हुआ, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बट दोनों के एंसेस्टर कॉमन है, इसलिए दोनों में पैरेलल एवोल्यूशन हुआ, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये चीज, तो ये हो गया भाई साहब आपका पैरेलल एवोल्यूशन, है ना। अब आ जाते हैं लैमार्क की थ्योरी, है ना। लैमार्क ने क्या कहा, कोई बता सकता है? लैमार्क और डार्विन में की थ्योरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, दोनों ने एग्जांपल एक ही दिया। देखो लैमार्क की भी मैं थ्योरी आपको दिखा देता हूँ, और सबने देख रखा होगा लैमार्क की थ्योरी, तो है ना, देख रखा है ना लैमार्कियन थ्योरी, वो मैं एक साथ डार्विनिज्म, याद नहीं आ रही। मैं अभी दिखा देता हूँ। डार्विनिज्म, लैमार्कियन थ्योरी और डार्विनिज्म दोनों एक साथ दिखा देता हूँ। इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा दोनों का। डार्विन की थ्योरी से हालांकि क्वेश्चन आपको पता दोनों होनी चाहिए, डार्विन की क्वेश्चन मेनली डार्विन की थ्योरी से आते हैं। देखो, तो ये है लैमार्किज्म और डार्विनिज्म, देखो इन्होंने दोनों का आपको समझ में आ जाएगा इसी डायग्राम से। देखो लैमार्क का कहना था कि पहले क्या हुआ कि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे, तो क्लाइमेट ड्राई होने लगा, वाटर की स्कैरसिटी होने लगी, तो जो ग्रासेस थी, तो पहले ये जो जिराफ थे ग्रासेस खाते थे, ग्रासेस ये गधे की तरह होते थे और ग्रासेस खाते थे। फिर उन्होंने कहा कि धीरे 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 जब सूखा पड़ने लगा, ड्राई कंडीशंस आने लगी, क्लाइमेट चेंज होने लगा, तो ग्रासेस खत्म हो गई, तो इनको क्या करना पड़ा कि घास खाने के ये ग्रीन वेजिटेबल्स, ये वेज खाने के लिए इनको पेड़ों की ब्रांचेस पे खाना शुरू कर, जिसके लिए उनको गर्दन ऊपर की तरफ करनी पड़ी। इस तरह से क्या हुआ, गर्दन धीरे धीरे खींचते गए, उसके अगली जनरेशन में और जिराफ आए, उन्होंने और गर्दन खींची, और बढ़ती गई गर्दन और बढ़ती गई। ऐसे बहुत सारी जनरेशन के बाद धीरे 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 इन्होंने क्या किया, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन इसको बोलते हैं, लैमार्क का जो कॉन्सेप्ट था, उसने बोला कि इन्होंने ऑर्गन का यूज किया, तो जिस ऑर्गन का आप ज्यादा यूज करते हैं वो ऑर्गन, मेरी बात को बहुत गौर से समझना, जिसको ना समझ में बताना, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि जिस ऑर्गन का आप ज्यादा यूज करते हैं वो ऑर्गन धीरे धीरे डेवलप होता जाता है, और वो जीन्स में इम्बाइब होता है, और हमारे अगले जनरेशन में आने के बाद और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है वो कैरेक्टरिस्टिक, और बहुत सारी जनरेशन के बाद वो कैरेक्टरिस्टिक एडेप्टेशन के थ्रू कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, और वो अगली जनरेशन में बढ़ता जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब कि अगर लैमार्क की बात मानी जाए, तो जैसे हम लोग ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं,
तो हमारा बच्चा और इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, उसका बच्चा और इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, ऐसे धीरे 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 वो लीनियर जीनियस होती जाएगी अगर लैमार्क की बात, क्योंकि हम लोग ब्रेन का यूज करते हैं जो बुद्धिजीवी होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, आपको पता है, यू नो इट डजंट हैपन। और जैसे चिंपांजीज हाथ ज्यादा यूज करते हैं, उनका वो पूरा ब्रांचेस में हैंड का यूज, तो उनका हाथ ज्यादा पावरफुल होते हैं, मसल ज्यादा डेवलप हैं और ज्यादा उनके पैरों के कंपेरिजन में उनकी जो हैंड्स की मसल्स होती हैं वो ज्यादा डेवलप्ड है ना, ऐसा माना जाता है। तो लैमार्क का तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने कहा कि नहीं, लैमार्क की बात से वो सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि एक आइरिस एल्क, जानते हो आइरिस एल्क? यस सर। है ना, जिसके बड़े बड़े ऐसे वो सींग होते हैं, उसपे कई सारे सींग यहाँ पे निकले होते हैं, एल्क, यस है सर, ना, एंटलर्स होते हैं। हाँ, आइरिस एल्क। तो आइरिस एल्क, उनका मानना था कि आइरिस एल्क की सबसे बड़ी समस्या क्या है, उसकी सींगों का कोई यूज नहीं है ना। अगर लैमार्क सही कह रहा है तो धीरे धीरे आइरिस की जो एल्क है उसकी सींगों का यूज नहीं, धीरे धीरे उसकी सींगें खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि वो जब उन्हें कोई प्रेडेटर दौड़ाता है तो उनकी सींगें फंस जाती हैं और मारे जाते हैं। तो इस तरह से कायदे से आइरिस एल्क की सींगें खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी चीज क्या है, लैमार्क ने कहा कि जो पाइथन होता ना, पाइथन, तो पाइथन के धीरे धीरे क्या हुआ, उसके पैर गायब हो गए, क्योंकि उसके वो उसमें बरो बना के रहते थे, और जिसकी वजह से जो उनके पैर फंस जाते थे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनके पैर गायब हो गए। ये भी लैमार्क ने वो दिया। तो बहुत सारे लोगों ने लैमार्क का अपोज किया, उसके बहुत सारे एक्सेप्शन थे लैमार्किज्म के। तो लैमार्क ने एक थ्योरी दी, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, है ना। और उसने कहा कि फिर इसके बाद वो एक्वायर्ड, ठीक है, देखो, उसने पहले कहा कि न्यू फीट, एक नई जरूरत पैदा होती है, क्या, गर्दन ऊपर करने की। जिराफ वाला एग्जांपल देखो। फिर उसने कहा एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टर, तो उसने कहा कि गर्दन धीरे धीरे ऊपर करते करते कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर हो जाता है जीन्स में। फिर उसने कहा यूज एंड एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कैसे होता है, कैरेक्टर एक्वायर कैसे होता है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो अगर आप उस ऑर्गन का ज्यादा यूज कर रहे हैं तो कैरेक्टर एक्वायर होता जाएगा, वो ऑर्गन ज्यादा डेवलप होता है। अगर उस ऑर्गन का डिसयूज है सर तो ऐसे तो अपेंडिक्स अभी तक निकल गया होता हमसे। क्या क्या, सर ऐसा होता तो फिर अपेंडिक्स हमारे पास होता नहीं। राइट राइट, अगर ऐसा होता तो अपेंडिक्स खत्म हो जाना चाहिए, है ना, राइट। तो यूज एंड, फिर उसने बोला कि इसमें एनवायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है, और उसने कहा कि जो करेक्टर फिर धीरे धीरे ज्यादा यूज होता जाता है या डिसयूज होता जाता है, वो उसकी इनहेरिटेंस हो जाती है, ऐसे एवोल्यूशन होता है। तो ये था लैमार्किज्म, समझ आ गया? हाँ जी, क्लियर है ना सबको यस सर, लैमार्किज्म? यस सर। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा इसकी, जो मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे डायग्राम में नहीं लिख सकते, लेकिन लिखवा दूंगा मैं, है ना। अब आते हैं डार्विन। डार्विन ने कहा कि नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। डार्विन ने कहा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। उसने कहा कि दो तरह के जिराफ पाए जाते थे, एक वो जिनकी गर्दन लंबी होती थी, दूसरे वो जिनकी गर्दन छोटी होती। उसने कहा कि जो छोटी गर्दन वाले थे वो धीरे धीरे स्टार्विंग की वजह से मरते गए। देखो, ये ऊपर अपना नहीं खाना खा पाया, मर गया, स्टार्विंग की वजह से मरते गए, नेचर ने उनको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो उसने कहा एनवायरमेंट में चेंज हुआ, फिर क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ, है ना। तो उसने कहा कि नेचर ने इनको सिलेक्ट कर लिया और इनको रिजेक्ट, छोटी गर्दन वालों को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि धीरे 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 करके छोटी गर्दन वाले जिराफ गायब हो गए और सिर्फ बड़ी गर्दन वाले जिराफ बचे नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, है ना। और नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू फिर उन्हीं की इनहेरिटेंस होती है। तो उसने कहा कि थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन, समझ में आया? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ऊंची यस गर्दन सर। वाले सर्वाइव कर गए, फिट थे सर्वाइव करने के लिए, उन्हीं का नेचुरल सिलेक्शन हुआ। ये डार्विन की थ्योरी। क्लियर है सबको डिफरेंस क्या था लैमार्किज्म में डार्विनिज्म में? यस सर। बहुत बढ़िया। तो हाँ बोलो बेटा। एक बार और डिफरेंस समझा दीजिए। देखो समझो, मैत्री, डार्विन कहता है, अच्छा लैमार्किज्म तो समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, तो देखो डार्विन क्या कहता है, मैं उसके पॉइंट्स के थ्रू बता देता हूं आपको। डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वो कहता है कि सबसे पहले क्या होता है कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कोई भी एनिमल अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करता है ना। तो दोनों ही जिराफ ने अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल किया, एक ऊंची गर्दन वाले, एक छोटी गर्दन वाले, दोनों को खाना चाहिए था, खाने के लिए दोनों ने संघर्ष किया, है ना। फिर उसने कहा कि जब स्ट्रगल होता है तो उसमें जो फिट होता है, समझ गया ना, वो सर्वाइव कर जाता है। तो इस स्ट्रगल में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कौन सर्वाइव कर पाया, ऊंची गर्दन वाले। तो धीरे धीरे क्या हुआ
जब नीचे घास नहीं बची तो छोटी गर्दन वाले जो सब जगह जिराफ थे वो सब मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि वो एनवायरनमेंट के हिसाब से, चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाए, सर्वाइव नहीं कर पाए, वो फिट नहीं थे सर्वाइव करने के लिए, तो वो मर गए। अब क्या हुआ, सिर्फ एक ही तरफ के जिराफ बचे, वो ऊंची गर्दन वाले। धीरे धीरे उनमें जनरेशन आफ्टर जनरेशन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जिराफ सर्वाइव करते गए, फ्लोरिश करते गए, और नीची गर्दन वाले जो थे वो खत्म होते गए। यही कारण है कि आज की डेट में ऊंची गर्दन वाले जिराफ पाए जाते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये दो थ्योरीज हैं। अब मैं इनके पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, आप ये याद रखिएगा, है ना, जो मैं पॉइंट्स आपको लिखवा दूं बस शॉर्ट में नोट करते हो। तो पहले आप हेडिंग डालो, लामार्क्स थ्योरी, Lamarck's theory of inheritance of acquired characteristic, inheritance of acquired characters, inheritance of acquired characters। ठीक है? He was a French zoologist, he was a French biologist, he was a French biologist and he explained his theory in his famous book Philosophy Zoology Q, Philosophy Zoology Q। ठीक है, ये उनकी बुक थी, Philosophy Zoology Q, in 1809। इन्होंने अपनी एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक का, जो लैमार्क की एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक वाली बुक थी, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी थी, इसको इस बुक में मेंशन किया। ठीक है, और नोट करो द फैक्टर्स ऑफ लैमार्क थ्योरी, फैक्टर्स ऑफ लैमार्क थ्योरी। तो इसने कहा कि जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो फैक्टर जब चेंज होते हैं, मतलब धीरे धीरे क्या होता है, एनवायरनमेंट करेक्टर डेवलप होने लगता है। जैसे कि अगर गर्मी बढ़ने लगे तो कायदे से चाहिए कि हमारे बॉडी में जो हेयर्स हो, है ना, वो धीरे धीरे क्या करें, और बढ़ने लगे, गायब होने लगेंगे, गायब हो जाने चाहिए, है ना। तो हेयर्स धीरे धीरे गायब हो जाने चाहिए, उसका ये कहना था, है ना। तो धीरे धीरे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा, फैक्टर चेंज होंगे, तो हमें एडेप्टेशन हो जाएगा, फिर हमारे आगे आने वाली जनरेशन में नंबर ऑफ जो हेयर होंगे वो रिड्यूस होने लगेंगे, और ऐसे धीरे धीरे करके एवोल्यूशन होने लगेगा। कई जनरेशन बाद वो हमारे 10, 20, 50 जनरेशन बाद वो लोग हमसे आपसे बिल्कुल डिफरेंट दिखते होंगे। ठीक है, तो नोट करें फैक्टर। तो फैक्टर में उसने क्या बोला, नोट करेंगे, लैमार्क्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन 3 फैक्टर। लैमार्क्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन 3 फैक्टर। पहला फैक्टर है न्यू फीड। न्यू फीड, न्यू फीड का मतलब होता है चेंज इन एनवायरनमेंट of an organism, change in environment of organism creates the change in organism, change in organism to survive। ठीक है, तो पहले कुछ एनवायरनमेंट में चेंज हुआ तो उसको हमने क्या कहा, न्यू फीड, एनवायरमेंटल चेंज। कोरोना आ गया, सब कुछ बंद हो गया, एनवायरनमेंट में चेंज हुआ तो न्यू फीड आया। तो आपने क्या किया न्यू फीड के लिए, एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। क्या था भाई, घर में रहे। हाँ, और क्या डेवलप किया, राइट, घर में रहने लगे। ऑनलाइन क्लासेस सर। हाँ राइट, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए, इंटरनेट ले लिया, बहुत सारे बच्चों ने फोन की जगह लैपटॉप उनको लेना पड़ गया, उनकी कोई जरूरत नहीं थी लैपटॉप लेने की। ठीक है, तो न्यू फीड आया,
तो आपने क्या किया, एक नया कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर लिया, है ना। तो नोट करेंगे, एक्विशिएशन ऑफ, हाँ मास्क लगाना शुरू किया, सही कह रहे हो मैत्री, लगाती हो मास्क कैसे ही है। एक्विशिएशन ऑफ न्यू तो कैरेक्टरिस्टिक, लगाती हूँ सर, ऐसा कैसे? अच्छा लड़कियां मास्क लगा करके वो क्या बोलते हैं, गोलगप्पे खा रही हैं आजकल, हम देख रहे हैं मार्केट में। तो मैं तो बाहर ही नहीं निकलती हूँ वैसे। अच्छा, अरे तुम बहुत अच्छी लड़की हो। एक्विशिएशन ऑफ कैरेक्टर्स, एक्विशिएशन ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। द कैरेक्टर्स एक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म, सर आपकी स्क्रीन को कुछ हो गया है। हाँ मैं भी वही देख रहा हूँ, कुछ स्क्रीन को हो गया और कुछ हैंग हुआ है, रुकना एक बार जरा, वो शायद ठीक हो जाएगा। एक्विशिएशन, Sir, we can't hear you. Yes, sir. सर हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, आवाज आ sir. रही है. कुछ गड़बड़ हो गया था मामला भाई, पता नहीं क्या हो, हैंग हो गया। ठीक है, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि देखो, The characters acquired by. एक्विजिशन एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स एक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, characters acquired by organism meet the new feed, character acquired by organism meets the new feed, Made the neofeed. new feed, new feed, meet the new feed first। So spelling लिखेंगे sir, मुझे समझ नहीं आया. बेटा बस Neofeed. यही गड़बड़ हो गया मामला, एक बार आउट होने पे। Neofeed या फिर neo. न्यू, न्यू, Neofeed. NEW, न्यू फीड, फीड FEED, न्यू फीड, न्यू फीड। Okay sir. रुको यार एक मिनट, न्यू फीड है ना। तो न्यू फीड से क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक, नए कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गए, है ना। न्यू फीड फुल स्टॉप। in new feed in three ways, new feed in three ways, in three ways, ठीक है। पहला, innate tendency, अंदर से, सर ये नियो फीड है ना, NEO। नहीं प्रभु, न्यू, मैं लिख देता हूँ, रुको चलो ऑन हो गया, अब मैं लिखता हूँ। तो उसने सबसे पहले क्या कहा, लेमार्क ने सबसे पहले क्या थी, न्यू फीड, है ना, न्यू लिखवा तो चुका हूं यार, न्यू फीड, न्यू फीड। फिर दूसरा उसने क्या कहा, नहीं सर, आपने उसमें NEO लिखा था उस वाले यस सर। में. अरे भाई NEW, न्यू फीड, है ना। एक्विजिशन ऑफ ACQUISITI, एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। अब उसने कहा कि न्यू फीड जो नया चेंज हुआ है उसके लिए कुछ कैरेक्टर डेवलप हुए, एक्वायर किए जाएंगे। अब एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट मे बी अकॉर्डिंग टू न्यू फीड इन थ्री वेज, तीन तरह से हो सकता है। पहला क्या है, इनेट टेंडेंसी, ऐसा हो सकता है क्या, इनेट टेंडेंसी, ऐसा हो सकता है क्या, मुझे कोई परेशान करने लगे तो क्या मेरे पास मतलब बुलबुरीन की तरह वो निकल, नाखून निकल आएंगे, सर, ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं हो सकता सर. ना, वो वही कह रहा है No. इनेट टेंडेंसी, है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसने कहा कि पहला इनेट टेंडेंसी है, समझ गए ना। सेकंड उसने कहा कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, समझ में आ गया है ना आपको,
है ना, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। यस सर। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन समझ में आ गया ना। तो इसका एक्सेप्शन क्या है, वो आयरिस एल्क जो मैंने आपको बताया, आयरिस एल्क, है ना। यस सर, उसके एंटलर्स है, वो हाँ यूज नहीं करता। ठीक है। और इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, कि एनवायरमेंट में चेंज, एनवायरमेंट के इफेक्ट की वजह से, है ना, कुछ डेवलप हो जाए ऑर्गेनिज्म में। तो जो नए कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं तो पहले क्या होता है, कुछ चेंज होता है, उनको हमने क्या कहा, लैमार्क ने न्यू फीड। फिर उसने बोला कि जब चेंज होता है तो चेंज के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर होते हैं। वो कैरेक्टर तीन तरह से आ सकते हैं, एक तो इननेट टेंडेंसी, ऑर्गेनिज्म खुद में चाहे और तो डेवलप कर ले। फिर उसने कहा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, तो उसने कहा कि जो ऑर्गन यूज होते हैं वो ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, जो नहीं यूज होते कम डेवलप हो जाते हैं, जैसे चिंपांजी के हाथ, ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की वजह से खुद ब खुद कुछ चेंज हो जाते हैं। तो उसने कहा कि जो एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होता है वो तीन तरीके से हो सकता है, क्लियर है ना। तीसरा एक्टर, इसका फैक्टर उसने बोला कि जब कैरेक्टर एक्वायर हो गया तो फिर उसकी इनहेरिटेंस हो जाएगी। नोट करेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ, inheritance of acquired characteristic, acquired characters, क्लियर है, तीनों चीज समझ में आ गई। यस सर। तो न्यू फीड क्या हुआ, गर्मी पड़ने लगी, ग्रासेस ड्राई होने लगा, ग्रासेस की कमी हो गई। एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यूज ऑफ नेक। इनहेरिटेंस, फिर वो कैरेक्टर क्या हुआ, वही कैरेक्टर आगे इनहेरिटेड होने लगा। ये था लैमार्किज्म, क्लियर है। हाँ सर आपने थर्ड पॉइंट क्या लिखाया, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। सर उसमें कुछ लाइन सेंटेंस नहीं लिखाया। यस सर। सर आपको लिखवा दूं क्या। नहीं 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 सर, सेकंड पॉइंट न्यू फीड का एंड एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टर्स पे था ना। हाँ ओके सर। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। लैमार्क को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, है ना, और बहुत सारी थ्योरीज दी गई, उसको हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको एक वो एक्सपेरिमेंट बता ही दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं डार्विन की थ्योरी में, डार्विनिज्म क्या है। तो मैं आपको डार्विनिज्म समझाता हूं। तो डार्विन की वही थ्योरी थी, उसने कहा कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो उसने वही लिखा, उसकी बुक का नाम है ऑन द रीजन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेक्स्ट आप डालो डार्विनिज्म या डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ऐसे डालो हेडिंग, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, है ना। तो नोट करो, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज अनाउंस्ड in July 1958. Theory of natural selection was announced in 1958. तो मैं आपको जब जेनेटिक्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि डार्विन का अपने जमाने में वो रुतबा था कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, जो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल थे, ऐसे लोगों को सुना ही नहीं गया, लोगों ने इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। डार्विन का एक एरा था, चार्म था साइंस में, है ना। तो 1958 the theory was given by, आपने दूसरे बंदे का नाम भी नहीं सुना होगा जिसने थ्योरी दी थी। The theory was given by Charles Robert Darwin and Alfred Russel Wallace। सर सुना सुनना क्या है। वॉलेस का नाम, अल्फ्रेड यस रसेल वॉलेस, सुना है नाम। यस सर। इसीलिए इस थ्योरी को डार्विन वॉलेस थ्योरी भी कहते हैं। अब समझो, सब लोग यही समझते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन, जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है वो डार्विन ने सिर्फ दी थी, है ना।
most of biologists called it, full stop, most, next point है, most of biologists called it Darwin-Wallace theory, which is often known as Darwinism, which is often known as Darwinism. Full stop. It was explained in his book. It was explained in his book on the origin of a species by means of natural selection. By means of natural selection. So origin of, or on the origin of a species by means of natural selection. ठीक है? The factors of theory, अब थ्योरी के फैक्टर लिख लो. The factors of theory. तो भाई साहब थ्योरी के 7 फैक्टर थे. तो पहला फैक्टर क्या है? मैं फैक्टर लिख देता हूं. पहला फैक्टर क्या है? फर्स्ट फैक्टर इज रैपिड मल्टीप्लिकेशन. रैपिड मल्टीप्लिकेशन. है ना? तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन, एवरी स्पीसीज प्रोड्यूसेस more offspring than can be supported in particular environment to survive. है ना? हर स्पीसीज चाहती है कि अपने मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जा सके. इतना लिख लो. एवरी स्पीसीज वांट्स टू प्रोड्यूस मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग. हर स्पीसीज उसने कहा कि अपने मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है ताकि नेचर में उसी की स्पीसीज डोमिनेट करे. सेकंड है लिमिटेड एनवायरमेंटल रिसोर्सेस. लिमिटेड एनवायरमेंटल रिसोर्स. लेकिन अफसोस कि एनवायरमेंट में जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है. वो अनलिमिटेड पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से स्पेस और फूड जो होता है उन रिसोर्सेज की कमी पड़ जाती है. इसमें 2 रिसोर्स मेनली हैं, स्पेस एंड फूड. उसके लिए क्या होता है? स्ट्रगल होता है. क्लियर है? 2 स्पीसीज के बीच में हो सकता है, 2 अलग अलग स्पीसीज के बीच में हो सकता है. ठीक है? इसके तो उसने कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ हर ऑर्गेनिज्म अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पैदा करता है, लेकिन एनवायरमेंट में रिसोर्सेज लिमिटेड है, फूड और स्पेस. ठीक है? इसलिए वो सबको सपोर्ट नहीं किया जा सकता. अब तीसरे नंबर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. तो अब क्या होता है? हर ऑर्गेनिज्म अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करता है. अगर शेर वहां पे खाने के लिए प्रेडेटर ना मौजूद हो तो डियर की पॉपुलेशन इतनी हो जाए कि वो पूरे के पूरे अफ्रीका की सवाना को चर जाएंगे. इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी. लेकिन हंटर प्रेडेटर इतने टाइप के हैं कि उनकी पॉपुलेशन इतनी नहीं बढ़ने पर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन रिसोर्स लिमिटेड है. उसको बैलेंस करने के लिए स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस होता है. डियर और लायन के बीच में स्ट्रगल होता है. तो क्या हुआ? जब डियर और लायन के बीच में स्ट्रगल होता है तो क्या होता है? वहां पे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. है ना? ठीक है? अब ये स्ट्रगल कैसा हो सकता है? जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, इट मे बी इंटर स्पेसिफिक, पहले होगा इंट्रा स्पेसिफिक, अपने ही स्पीसीज के बीच में. तो जो पावरफुल होगा वो घास के मैदानों पे राज करेगा, और जो कम पावरफुल होंगे वो पुश कर दिए जाएंगे बाहर की तरफ, आउटर एनवायरमेंट की तरफ. हाँ, तो कार्निवोर का रेशियो कम ही होता है ना, वो हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी में. धीरे धीरे प्रेडेटर का फूड चेन में जो रेशियो होगा वो धीरे धीरे पॉपुलेशन कम होती जाएगी. ठीक है?
देखो इंट्रा स्पेसिफिक रेशियो होगा। दूसरा क्या हो सकता है, तो पहला अपने लोगों के बीच में होगा, तो जो कमजोर होंगे उनको पुश कर दिया जाएगा, वो भूखों मर जाएंगे, वैसे ही खत्म हो जाएंगे। फिर क्या होगा, इंटर स्पेसिफिक होगा, उनके साथ होगा जो दूसरे घास चरने वाले हैं, है ना, वाइल्ड बीस्ट, उनके साथ डियर का स्ट्रगल होगा, ठीक है। फिर तीसरा क्या हो सकता है, एनवायरमेंटल स्ट्रगल, एनवायरमेंटल स्ट्रगल, एनवायरमेंट चेंज होने से भी स्ट्रगल होता है। तो यहाँ पे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस तीन तरह का, इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक और एनवायरमेंटल स्ट्रगल, ठीक है ना। अब क्या होता यस है, सर। उसने कहा कि एनवायरमेंट में जब चेंज होता है तो चेंज होने की वजह से जीन्स में चेंज होता है, तो उसको उसने क्या कहा, वेरिएशन डेवलप होते हैं। तो उसने कहा वेरिएशन डेवलप होते हैं, ठीक है। अब जब वेरिएशन डेवलप होते हैं तो हम तो पढ़ ही चुके हैं जेनेटिक्स में कि वेरिएशन क्या होते हैं, एनवायरमेंट में म्यूटेशन इन द अडेप्ट जीन्स। करने के लिए ज्यादा फिट बनाते हैं, है ना, बनाते नहीं बनाते, ठीक है। अब नेक्स्ट, फिर इसके बाद क्या आता है, नेचुरल यस सर। सिलेक्शन, जिनमें पॉजिटिव वेरिएशन डेवलप हो जाते हैं, नेचर उनको सिलेक्ट कर लेती है, ठीक है। और जो अपने अंदर एनवायरमेंट में चेंज होने की वजह से जो अपने अंदर वो कैरेक्टर नहीं डेवलप कर पाते, वो वेरिएशन नहीं ला पाते, नेचर उनको क्या करती, रिजेक्ट कर देती है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन का क्या मतलब हुआ, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इसी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो जो सर्वाइव फिट होगा सर्वाइव करने के लिए, उसी का नेचर सिलेक्शन करेगी, नेचुरल सिलेक्शन होगा, है ना। अब क्या होगा, तो यूजफुल कैरेक्टर डेवलप हो गए, जिनमें यूजफुल कैरेक्टर डेवलप हुए नेचर ने उनको सेलेक्ट कर लिया, मतलब वो सर्वाइव करने के लिए फिट लोग हैं, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ फिट, इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन। तो यूजफुल जो वेरिएशन है, जो नेचर में रहने लायक जो यूजफुल है, वो क्या होंगे, अगले जनरेशन में चले जाएंगे, इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, है ना। और जब ये यूजफुल वेरिएशन हर पीढ़ी दर पीढ़ी, स्पीसीज बाय स्पीसीज, जनरेशन बाय जनरेशन फॉरवर्ड होती रहती है, तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो नए बहुत जनरेशन बाद नई स्पीसीज बन जाती है, जो अपने एंसेस्टर से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। जैसे हम आप ह्यूमन से, तो हम आप ह्यूमन से रामापिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, है कि नहीं। यस सर। ये साथ यस सर। सब समझ में आ गया, किसी किसी पॉइंट पे कोई डाउट पूछ लो। सब क्लियर है। सर लास्ट वाला एक बार फिर से बता दीजिए। यस सर क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, मैत्री देखो ना, हम आप क्या करते हैं, देखो बहुत सिंपल जी बताता हूँ। हमने आपने क्या किया, आग का आविष्कार कर लिया, इन्वेंशन ऑफ फायर। हम खाना पकाना सीख गए, तो धीरे 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 क्या हुआ, हमारे बॉडी में ग्लैंड पाई जाती थी, है ना। वो ग्लैंड क्या थी, ये मैंने आपको पढ़ाया था, अरे ये लिवर में पाया जाता है, क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर क्या करती थी, पहले हम लोग फायर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो हम लोग कच्चा मीट खाते थे, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए गॉल ब्लैडर काम करता था। अब क्या हुआ, हमने आग का आविष्कार किया, इन्वेंशन किया, खाना पका के खाना शुरू किया। तो फायर के इन्वेंशन के बाद क्या हुआ कि हमने खाना जब पकाना शुरू कर दिया, तो अब जो रॉ मीट को डाइजेस्ट करने वाली ग्लैंड थी, उसका फंक्शन खत्म हो गया। धीरे धीरे हमारे अंदर चेंज आते गए, और आज की डेट में हमारे अंदर जो बाइल ये है ये क्या बोलते हैं इसको, गॉल ब्लैडर है, तो गॉल ब्लैडर का कोई फंक्शन नहीं बचा, धीरे धीरे डिफंक्ट हो गई। ये क्या है, एडेप्टेशन। और इसी तरह से बहुत सारे वेरिएशन इकट्ठा होते रहते हैं और नई स्पीसीज का क्रिएशन होता है। समझ गए। यस सर। हम सीधा खड़े होने लगे, हमारी बॉडी की जो हड्डियां हैं वो हल्की हो गई, है ना। तो क्यों, ताकि हम ज्यादा तेज दौड़ पाए, ज्यादा स्विफ्ट हंटिंग कर पाए, ज्यादा स्विफ्ट हो पाए। तो बोन्स हल्की हो गई बट कमजोर भी हो गई, ठीक है। अब बोन्स कमजोर किया नेचर ने, तो ब्रेन शार्प हो गया। समझे कि नहीं। यस सर। अच्छा, तुम बता सकते हो कि हम में और चिंपांजी में क्या फर्क है सर हमारे अंदर, फिजिकली। अच्छा फिजिकली, हमारे उसके हाथों में क्या फर्क बता सकते हो। सर हेयर नंबर, मतलब
सर उनके पॉज की ग्रिप अच्छी होती है। पता क्या फर्क है? चिंपांजी कभी पेन नहीं पकड़ सकता है और हम पेन पकड़ सकते हैं। सर फिर वो जो मूवीज में एक्ट करवाते हैं फिर वो ऐसे करवाते हैं। चिंपांजी कभी ये दो उंगलियां आपस में नहीं मिला सकता है, दे आर क्लोजेस्ट, ये दो उंगलियां नहीं मिला सकता, और इंसान ये दो उंगलियां आपस में मिला सकता है। ओके सर। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन चिंपांजी एंड ह्यूमन हैंड। समझे? समझ गए ना? ऐसे एवोल्यूशन हुआ, हम लिख पाए, हम आर्ट बना पाए, है ना, कार्विंग कर पाए, केव कार्विंग कर पाए, पिक्टोग्राफी कर पाए, चिंपांजी नहीं कर पाए। ठीक है, आपको बहुत कमाल की बात बता रहा हूँ। समझ गया ना? इंसान में चिंपांजी में ये फर्क है कि उंगली ये नहीं पकड़ सकता, वो कभी पेन नहीं पकड़ सकता, कभी कलम नहीं पकड़ सकता चिंपांजी। आप उसको कितना इवॉल्व कर दो, ह्यूमंस कैन डू। ठीक है, इसीलिए ह्यूमन इवॉल्व हो गए। ऐसे छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक बन करके हम चिंपांजियों से अलग दिखाई देने लगे, ज्यादा एडवांस दिखा। दैट इज द एवोल्यूशन। ठीक है, फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ह्यूगो डे व्रीज की म्यूटेशन थ्योरी पढ़ चुके हैं ना हम लोग? यस सर। और क्या? ह्यूगो डे व्रीज म्यूटेशन थ्योरी। तो ह्यूगो डे व्रीज थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी क्या हुआ, है ना, नोट कर लो। It was put forward in 1901. It was put forward in 1901 by Hugo de Vries. It was put forward in 1901 by Hugo de Vries. सर इन 19 It was put forward in 1901 by Hugo de Vries. Theory says new species arise from pre-existing ones in a single generation by inheritable genetic variations called mutation. So in a single generation से repeat कर दीजिए. In a single generation by sudden inheritable genetic variation called mutation. ठीक है, तो अचानक से क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, और एक जनरेशन बाद अगली जनरेशन जो आई वो बिल्कुल अलग है पहले वाली से, है ना, तो अचानक से म्यूटेशन हो गया, अचानक से एवोल्यूशन हो गया, है ना। ठीक है, और नोट करो, इन अदर वर्ड देयर इज जंप फ्रॉम one species to another called saltation. ठीक है, बाकी ह्यूगो डे व्रीज ने एक्सपेरिमेंट तो ये आपने क्या लिखा है? सॉल्टेशन, SALTATION। ठीक भाई, क्लियर? यस सर क्लियर। तो Yes, नेक्स्ट sir. हेडिंग डाल लो, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। ये पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन पढ़ा दूंगा, और हाँ एक और हार्डी वेनबर्ग लॉ पढ़ना है। ठीक है सर, हार्डी वेनबर्ग, इससे क्वेश्चन, इस इक्वेशन से क्वेश्चन आते, कुछ नहीं, बच्चों वाला है हालांकि। ठीक है, और वो इससे भी क्वेश्चन आता है, आप देखोगे एक हार्डी वेनबर्ग लॉ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, और
मैं बता चुका हूं ना ये तो हार्डी बेनबर लॉ क्या जी जेनेटिक्स में। नो सर। P प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq नहीं बताया जेनेटिक्स बताया क्या? नहीं सर, नहीं सर, शायद चलो नहीं। ठीक है। हाँ इससे क्वेश्चन आते हैं, कई बार इससे क्वेश्चन आया। और ये जो है ना ये मौत वाला जो है बिस्टन ब्यूटिनेरिया वाला, उससे क्वेश्चन आएगा। ये वाला बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ये बताऊंगा, फिर ह्यूमन एवोल्यूशन बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। एक